समझते हैं। इस क्लास में हम लोग अगले गुणधर्म पे चर्चा करने वाले हैं। उत्प्रेरक गुणधर्म है इस क्लास का टॉपिक है, उत्प्रेरक गुणधर्म। और भी कई सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। समझते हैं उत्प्रेरक गुणधर्म होता क्या है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग चुंबकीय गुणधर्म पे बात कर रहे थे, तो उत्प्रेरक गुणधर्म क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, डी ब्लॉक के तत्व के गुणधर्म पे चर्चा कर रहे थे। गुणधर्म में कई सारे गुणधर्म देखे। उत्प्रेरक के गुणधर्म समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है। देखो, उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया में भाग ना ले, लेकिन अभिक्रिया को सिर्फ प्रेरित कर दे, अभिक्रिया को जल्दी करा दे। जो पहले भी हम लोग इस पे कभी बात किए हैं उत्प्रेरक के विषय में। अरे यार अभी समझो। तो उत्प्रेरक का क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, सिर्फ उसको उत्प्रेरित कर रहा है, मतलब कि जल्दी से करवाने में सहायता कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो उसको जल्दी संपन्न करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो डी ब्लॉक का जितना तत्व है ना, वो इसने है कि करता कुछ नहीं है, बस कौन चीज करता है, सहायता करता है। जैसे एक वो फेमस अभिक्रिया है N2 3H2 प्लस, मतलब कि अभिक्रिया के द्वारा बनता है NH3 अमोनिया। कौन चीज बनता है पता नहीं। तो उसको अभिक्रिया को कंप्लीट करने में Fe आता है। Fe कहाँ का तत्व है, Fe मतलब आयरन, डी ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है परिवर्ती होता है कि कैसा होता है, तुम बताओ। इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है परिवर्ती है या अपरिवर्ती है? बदलते रहता है ना। तो यही कारण है, अगर तुमसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये कभी अस्थाई न रहे। जो इसका सटीक उत्तर ये होगा कि परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। परिवर्तीय मतलब कि हरदम परिवर्तन होते रहता है इसका। कभी +2 रहता है, कभी +4 रहता है, कभी +3 रहता है। वो डिपेंड करता है कि कौन तत्व है। वो हम परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था सबका लिखा दिए हैं पिछले क्लास में। समझ में आया परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुआ? समझा कि उत्प्रेरक जो गुण है वो उत्प्रेरक गुण क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अवस्था बदलते रहता है, कभी एक समान नहीं रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, मतलब कि कारण है इसका कि ये उत्प्रेरक गुण दर्शाता है। तो उत्प्रेरक गुण है क्या, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक गुण कौन दर्शाता है, क्यों दर्शाता है, ये सब बात अभी समझे। ठीक, अब तुम हमको बताओ, तुम बताओ कि डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक गुण दर्शाता है या नहीं? दर्शाता है। ये तो सिंपल बात है। क्यों दर्शाता है? परिवर्तन होते रहता है। कौन सी परिवर्तन होते रहता है? मतलब कभी 2 प्लस आता है, कभी तो कौन सी है वो +2 3 कौन सी है? ऑक्सीकरण अवस्था है। कौन सी है वो? ऑक्सीकरण अवस्था है। +2 +3 का मतलब है कि कभी +2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी +3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसका ऑक्सीकरण का अवस्था बोले उसको। पिछले क्लास में बात किए थे हम लोग। तो ये कौन सी करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। समझिए कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का मतलब है कि स्पीड कर देगा अभिक्रिया को। समझे? ठीक। एक होता है धात्विक बंध बनाना। अब धात्विक बंध कैसे बनता है? मतलब शामिल नहीं होते खाली। हाँ, शामिल नहीं होता अभिक्रिया में, बस वो प्रेरित कर देता है उसको और फिर बाहर आ जाता है। तो धात्विक बंध कैसे बनता है, हम लोग पहले पिछले क्लास में भी जाने थे कि डी ब्लॉक का जितना भी तत्व है ना, डी ब्लॉक का जितना भी तत्व है वो सब तत्व धातु होता है, धातु कहलाता है। इसलिए उसके बीच जो जब एक दूसरे से दोनों तत्व जुड़ेगा, दो तत्व एक दूसरे से जुड़ेगा, दोनों धातु है, तो जो बंध बनेगा कौन सा बंध? देखो धातु है, धातु है, दूगो तत्व आपस में, दूगो धातु आपस में मिल रहा है, तो कौन बंध बनाएगा? और वैसी बात है धात्विक बंध बनाएगा ना, धात्विक बंध बनाएगा ना। तो धात्विक बंध बनाता है। क्यों बनाता है धात्विक बंध? धात्विक बंध बहुत मजबूत होता है, हम लोग पहले जानते हैं। नहीं जानता है तो इतना समझ लो, धात्विक बंध बहुत मजबूत होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बंध बनता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बंध बनता है। डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है कैसन है, जी डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है कैसन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है ना। मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है,
अयुग्मित है वो, यानी कि यही कारण है कि वो धात्विक बंध बनाता है। कौन? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह धात्विक बंध बनाते हैं। धात्विक बंध बहुत मजबूत होता है। अभी बात याद रखना है कि धात्विक बंध बहुत मजबूत होता है। अब धात्विक बंध ही क्यों बनता है? क्योंकि जितना भी डी ब्लॉक का तत्व है वो धातु है, और जब दो तत्व आपस में जुड़ता है तो धात्विक बंध बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। भाई कोई केकरो साथ बंध कब बनाएगा? जब वो अकेला रहेगा तब ना केकरो साथ बंध बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक का तत्व अकेला रहता है। जब पहले से कोई जोड़ा में लगल है, कहे क्यों किसी के पास अकर चकर, ब्याहल आदमी को देखा है कोई लड़की के पीछे अकर चकर करते, अगर कहीं करने पकड़ा जाए तो अगर कनियन धो देगा पकड़ के। लेकिन कुमार वाला आदमी कहीं जाता है बस केकरो साथ चिपकने में लगल रहता है। तो यही है, जो डी ब्लॉक का तत्व है अयुग्मित है, वो केकरो साथ चिपकने में लगल रहता है, तो धात्विक बंध बनाने में लगल रहता है। क्यों? क्योंकि ये अयुग्मित है। ये बात समझना पड़ेगा। कुमार बार आदमी क्यों चिपकता है? क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों चिपकेगा? क्योंकि ये अयुग्मित है, उसके पास अकेला है, चाहता है मेरे साथ कोई और आ जाए। ठीक। और ये धात्विक बंध बहुत कठोर होता है। बहुत आसान सब बात है कि धात्विक बंध बहुत कठोर होता है। क्यों होता है वो जाने। बहुत मजबूत होता है धात्विक बंध का इस कारण से, जब दो गो अयुग्मित वाला चीज एक साथ जुड़ जाएगा, जब दो गो अयुग्मित वाला चीज एक साथ जुड़ जाएगा तो एक तो पहले से उसका गलनांक क्वथनांक मजबूत था, और जुड़ गया तो और मजबूत हो गया ना, और मजबूत हो गया ना। यही है। अब एक और चीज होता है कि संकुल यौगिक बनाना। संकुल यौगिक एक बार फिर पहले भी कभी हम बताए थे कि संकुल यौगिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल। संकुल यौगिक अक्सर डी ब्लॉक का तत्व बनाते रहता है। जैसे हम एफी को क्या कहते हैं? आयरन, लोहा। एफी संकुल यौगिक बनाता है। संकुल यौगिक इसको कहते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स यौगिक है ना, जैसे H2O बोले तो ये सिंपल यौगिक है। लेकिन वहीं पे बात करें K4 हॉल, Fe हॉल, CN6 ऐसे करके, ये कैसन है? कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं संकुल यौगिक। तो डी ब्लॉक का जितना भी तत्व है क्या बनाता है? संकुल यौगिक बनाता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों बनाता है संकुल यौगिक? क्योंकि अयुग्मित है। अब मिश्र धातु का निर्माण होता है। कैसे मिश्र धातु का निर्माण होता है? जो दो गो धातु अभी हम बताए कि डी ब्लॉक में जो होता है, कौन सी होता है? धातु होता है, उपधातु होता है, अधातु होता है। डी ब्लॉक में सभी तत्व कैसा है? धातु है। जब एक दूसर धातु दूसर से जुड़ता है तो धात्विक बंध बनाता है। क्यों धात्विक बंध बनाता है? अयुग्मित उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए बनाता है। ठीक। और क्यों संकुल यौगिक बनाता है? क्योंकि अयुग्मित यौगिक रहता, इलेक्ट्रॉन रहता है इसलिए। और एगो बात जाने थे अभी सबसे शुरू में, सबसे शुरू वाला टॉपिक कौन सी था? हाँ, उत्प्रेरक। उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाता है? क्यों? उसका भी कारण यही है कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। कुछ और कारण है? नहीं, उसका कारण कुछ और है। उसका कारण है कि परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो तीनों पॉइंट रिवाइज कर लो कि उत्प्रेरक गुण क्यों दर्शाता है? क्योंकि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसलिए ये कैसा है? उत्प्रेरकीय गुण दर्शाता है। धात्विक बंध क्यों बनता है? धात्विक बंध क्यों बनता है? धात्विक बंध इसलिए बनता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए धात्विक बंध बनता है। संकुल यौगिक क्यों बनता है? संकुल यौगिक क्यों बनता है? इसका भी कारण यही है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो भाई हम लोग समझे थे ना कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उसमें 1 2 3 4 5 गो अथी होता है, कक्षक होता है। 10 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी ब्लॉक के जितना भी तत्व है उसमें हर एक तत्व में जब तुम डी ब्लॉक का कक्षक भरेगा तो देखेगा कि कोई ना कोई एको गो अयुग्मित रह ही गया, मतलब ये पूरा अयुग्मित ही है। समझे? ये बात पहले से हम लोग समझे थे, यहाँ आया इसलिए हम डिटेल में भी समझा दिए। समझा? अब डी ब्लॉक का कौन तत्व है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है? जो बताए थे, जिंक और कॉपर।
कॉपर भी था। अच्छा अच्छा, जिंक था, पारा था, कैडमियम था कि अच्छा सीयू तो कॉपर ही हुआ यार, समझे। तो ये सब था जो कि युग्मित बना लेता था, लेकिन अक्सर हम लोग, ये तो अपवाद था ना, ये तो अपवाद था ना। लेकिन डी ब्लॉक के जितना भी तत्व है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाता है, इस कारण से धात्विक बंध बनाता है, इस कारण से संकुल यौगिक बनाता है। और चुंबकीय गुण में भी यही बताए थे कि चुंबकीय गुण क्यों दर्शाएगा कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। अनुचुंबकीय गुण, चुंबकीय में भी अनुचुंबकीय गुण, पाती चुंबकीय गुण कब दर्शाएगा, जब पूरा इलेक्ट्रॉन उसका पूरा मतलब पूरा हो जाएगा। शायद वहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो संकुल यौगिक क्यों बनाया, धात्विक बंध क्यों बनाया, उत्प्रेरक गुण क्यों वो हुआ इसका, ये सब बात समझे हम लोग डिटेल में। आइए अब मिश्र धातु कैसे बनता है। जब दो गो धातु आपस में मिल जाता है तो मिश्र धातु बन जाता है। कैसे समझते हैं। डी ब्लॉक के तत्व मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जब डी ब्लॉक का तत्व आपस में मिलता है तो मिश्र धातु का निर्माण करता है और धात्विक बंध बनाता है। अभी हम धात्विक बंध बताए थे। जब डी ब्लॉक का तत्व आपस में मिलता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। यह दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्यों बोला, समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है। जब दो गो चीज का मिश्रण एक ही अनुपात में रहेगा तब उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। जब दोनों का अनुपात समान रहेगा, मतलब इधर से एफ ही ले रहे हैं 4 गो, इधर से 4 गो एफ ही ले रहे हैं, दोनों का अनुपात, सॉरी ये तो समी मिश्रण हो गया ना। जैसे जिंक इधर से ले रहे हैं, उधर से टीन ले रहे हैं, मतलब कासा बनेगा, तैयार होगा, तो दोनों का मिश्रण एकदम समान अनुपात में मिलेगा। कहीं भी तुम तोड़ के देखो तो, जैसे बिलियन वाला चैप्टर में हम लोग जाने थे, बिलियन समांगी मिश्रण है। तुम पूरा बिलियन बना लो नमक और चीनी का, बिलियन कहीं से उठा के पियो तो वैसा ही लगेगा ना, चाहे नीचे से पियो या ऊपर से पियो। ठीक उसी प्रकार से समांगी मिश्रण का क्या मतलब हुआ कि जो हम लोग मिश्रण बनाएंगे, जो मिश्र धातु बनाएंगे, उसका मिश्रण हर जगह। अब कोई कांसा का लोटा देखा है, हमारे पास है कांसा का लोटा है ना, वो कैसन रहता है, पीला रहता है, गोल्डन कलर का रहता है। तो उसका कोनो भाग तोड़ेगा तो उसमें वही चीज़ मिलेगा ना, चाहे नीचल का भाग तोले, पेंदी तोले, या ऊपर का मोबला लोटा का भाग को तोड़े, वही भाग वही चीज़, मतलब उसके अंदर जो चीज़ होगा वही होगा, उसी को बोलते हैं ना समांगी मिश्रण। ठीक है, तो हम लोग समझे कि जो मिश्र धातु है जब आपस में, सॉरी डी ब्लॉक का तत्व जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। समांगी मिश्रण तो वो था, मतलब कि उसके अंदर समांगी मिश्रण है, मतलब कि ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि जब उसके किसी भी भाग को तोड़ेंगे तो उसका अनुपात समान होगा, वो उतने अनुपात में मिलेगा। समझे, ठीक। अच्छा, यहाँ दिया भी है, पीतल जिंक और कॉपर से मिलके बनता है, कांसा कॉपर और टीन से मिलके बनता है। टीन को सूचित करते हैं एसएन से, कॉपर को सीयू से, जिंक को जेडन से। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो ये सब कौन सी है, पीतल कांसा, ये सब मिश्र धातु है। जब कोई डी ब्लॉक के दो तत्व को मिला देंगे तो कौन सी बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। अब एक और टॉपिक होता है अंतरकाशीय यौगिक निर्माण। अंतरकाशीय यौगिक, जैसे 9th में हम लोग पढ़े थे कि अंतरा आणविक बल, वैसे ही होता है अंतरकाशीय यौगिक। जैसे कोई यौगिक तुम लो यौगिक है, ऐसे ही बहुत सारा यौगिक तुम ले लो, मतलब आकार वही बराबर सेम होना चाहिए। हम हो सकता है कि गलत भी बन जाए, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा हो जाए, लेकिन समझाना ही चाहते हैं कि आकार सेम रहना चाहिए। जब ई यौगिक एक साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये बड़ा होता है, देखो उधर जाते जाते छोटा हो जाता है, मतलब ये ह्यूमन नेचर है लगता है। इसमें कौन चीज गौर कर रहा है, बहुत सारा यौगिक आपस में जुड़ा है ना। अब इस यौगिक के बीच में कोनो छोटका यौगिक, मतलब सॉरी बहुत सारा तत्व आपस में जुड़ करके यौगिक बना है। अब इस तत्व के बीच का जो स्थान है ना, तो खाली स्थान है, ये खाली स्थान को बोलता है अंतरकाशी स्थान, अंतराकाशीय स्थान कहा जाता है। अब ये स्थान में अगर कोई तत्व आके मिल गया, मतलब जैसे छोटका सब तत्व, नाइट्रोजन सब तो आ सकता है ना, जैसे बड़ा बड़ा तत्व है, स्केनेडियम ये सब होगा, या कुछ होगा, जिंक होगा, ये सब, इसके बीच अगर बड़ा बड़ा तत्व के बीच छोटा छोटा तत्व तो आ सकता है, जिंक आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है,
छोटा छोटा तत्व इसके बीच में घुस जाएगा। अरे घुस सकता है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, घुस सकता है ना। बड़का बड़का गोलका के गोला के बीच में छोटा छोटा गोला भर सकते हैं ना। छोटा छोटा गोला के रूप में हम लोग कौन सा तत्व लेते हैं? नाइट्रोजन ले सकते हैं जिसका 7 होता है, ऑक्सीजन ले सकते हैं जिसका 8 हो जाता है। ये सब छोटका सब तत्व इसमें घुसा सकते हैं, उस जगह के अनुसार घुसाएंगे कौन किस में फिट हो जाएगा। तो जब ई यौगिक आप जो तैयार होगा वो अंतरकाशीय यौगिक कहलाएगा। समझा? हाँ। ई खाली स्थान के अपने की करेंगे अंतरकाशीय जैसे अंतराण्विक स्थान कहै छियै जब दूगो चीज दूगो पदार्थ के बीच के जे खाली स्थान रहै छै। 9th के पहला चैप्टर में ही पदार्थ में पढ़ायल गेल छै कि अंतराण्विक स्थान, जब दूगो पदार्थ के बीच, और यहाँ तो तत्व छै और बढ़िया बात छै, जब दूगो तत्व के बीच जे खाली स्थान रहतै ओकरा कहबै अंतरकाशीय स्थान। अगर वो मिल गए आपस में बन गए, जैसे बहुत सारा तत्व आपस में मिल जाए तो कौन चीज बने छै? यौगिक बने छै ना। तो यहाँ बहुत सारा तत्व आपस में पहले से ही मिलल चाहिए तो यौगिक पहले से ही छिए, और ये में दोसर यौगिक मिल गया तो एकरा कह दिलिए अंतरकाशीय यौगिक। बहुत सिंपल बात है, यही बात लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्व में जालक की तरह संरचना होती है। अरे भाई जालक की तरह संरचना बनेगा ना जब डी ब्लॉक का तत्व आपस में जुड़ेगा, क्योंकि इसका आकार क्या है? बड़ा होता है। डी ब्लॉक के तत्व का जो भी परमाणु होता है बड़ा होता है। जैसे तुम कोनो 3 होता है SN जिसका परमाणु संख्या 50 होता है, सोचो कितना बड़ा होगा वो। अरे बड़ा तो मतलब बहुत छोटा रहेगा, लेकिन दूसरे की तुलना में तो बड़ा रहेगा ना, तो बहुत बड़ा रहता है। जो कि आपस में जब जुड़ जाता है तो एक जाल के आकार का संरचना बन जाता है, बहुत बड़ा। तो जाल की तरह संरचना होती है। जो खाली स्थान होता है उसके अंदर जो खाली स्थान होता है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे थे लेकिन बाद में पता चला कि गलत बन गया। कैसे समझा? देखो पहले बड़ा बना फिर छोटा बन गया, तो हम हाथ से बनाने में गलत हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में तो सब समान आकार का होता है ना, जैसे यहाँ हम लोग बनाए। समझा? तो जो खाली स्थान उसके बीच का जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में इसमें छोटे परमाणु जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, इस अतिरिक्त स्थान में जो आते हैं, जो जिसको भरा जा सकता है, जिसमें जो यौगिक का निर्माण होता है उसे अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत? वही बात जो हम समझाए सेम चीज परिभाषा में लिखा है। अंतरकाशीय यौगिक क्यों बना? क्योंकि जो डी ब्लॉक का तत्व था वो बहुत बड़ा बड़ा तत्व था, उसके बीच खाली स्थान रह जाता था, उस खाली स्थान में जो तत्व भरते थे उसके वजह से अंतरकाशीय यौगिक का निर्माण होता था। धात्विक बंध क्यों बना? क्योंकि दो धातु जब आपस में जुड़ते हैं तो धात्विक बंध बना। संकुल यौगिक क्यों बना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था इसलिए बना। समझा? और मिश्र धातु क्यों बना? डी ब्लॉक के दो तत्व जब धातु आपस में जुड़ जाता है तो मिश्र धातु बन जाता है। सब चीज एकदम झकाझक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अंतरकाशीय यौगिक का कुछ गुणधर्म की बात करें जो तुमको अगर पूछा जाए तो ये गुणधर्म लिखना है, हालांकि तुमको याद करना पड़ेगा। ये बहुत कठोर होते हैं। क्या अंतरकाशीय यौगिक कैसा होता है? कठोर होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। इसका रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता है? समझे? क्योंकि पहले से जो इसका रासायनिक सूत्र होगा ये कुछ और होगा। अब इसमें जो चीज़ हम मिला रहे हैं छोटका छोटका, अब ये मिला रहे हैं तो इसका रासायनिक सूत्र बदलेगा ना। N2 जुड़ गया तो उसका रासायनिक सूत्र N2 के साथ जुड़ेगा। समझे? परमाणु त्रिज्या अब समझते हैं। परमाणु त्रिज्या देखो, अच्छा परमाणु त्रिज्या समझने से पहले हम लोग गणित में आते हैं। गणित में जानते हो वृत्त? वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं? कहाँ पर होता है वृत्त का त्रिज्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो केंद्र होता है, केंद्र से लेकर परिधि के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको r से सूचित करते थे, बचपन से हम लोग जानते हैं। अरे इतना तो पता होगा कि जो केंद्र से लेकर परिधि होता है उसके बीच के दूरी को हम लोग r से सूचित करते थे, जिसको कि त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक परमाणु के अंदर अगर चलें तो परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यही ना है आकार कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते घूमते रहता है। इतना तो जाने हैं पहले ही क्लास में, पीरियोडिक टेबल का पहला क्लास में। अरे भाई ये नाभिक नहीं बना भाई, नाभिक बगल में आ गया। नाभिक बीच में रहना चाहिए ना, केंद्र में रहना चाहिए, वो थोड़ा बगल हो गया था।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहता है, नाभिक जिसको बोलते हैं। ये नाभिक से लेकर के परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते थे? त्रिज्या बोलते थे। तो यहाँ परमाणु है, ये पूरा परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बीच में नाभिक है, केंद्र में नाभिक है। तो अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर चक्कर लगा रहा है जिस बाहरी कक्षा से, बाह्यतम कक्षा से और नाभिक से नाभिक तक, इसके दूरी को क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। परमाणु है तो परमाणु त्रिज्या बोलेंगे, वृत्त था तो वृत्त का त्रिज्या बोलते थे गणित में, लेकिन यहाँ पे हम लोग परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। तो यही है परमाणु त्रिज्या। होता क्या है, जो भी डी ब्लॉक का तत्व है ना, उसका परमाणु त्रिज्या ऐसे होता है, माला आकार का, पहले घटता है फिर बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये पहले घटता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखने स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, पहले घटा, कौन चीज तक घटा? ये Fe को कौन चीज हरदम बोल, लोहा आयरन तक घटा। उसके बाद आयरन से भी परमाणु त्रिज्या बढ़ा, जिंक तक बढ़ा। रहता है, तुम कैसे बोल दोगे? ये फिक्स है इसका कि स्केनेडियम से लेकर के आयरन तक इसका त्रिज्या घटेगा, फिर आयरन से लेकर के जिंक तक इसका त्रिज्या बढ़ेगा। क्या ना घटले वो हम तुम कैसे जानेगा? उसमें तो वो तो तत्व में जाके देखना पड़ेगा ना तुमको। जो तत्व है उसको तुम लाएगा, अथी में डाल के देखेगा कि अच्छा इसका त्रिज्या इतना, इसका त्रिज्या इतना है, ये बढ़ गया, ये क्यों घट गया, वो तो अथी का बात हो गया। लेकिन जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि जो एनसीईआरटी लिखा है वो हम पढ़ा रहे हैं। स्केनेडियम से लेकर के आयरन तक घटेगा, फिर आयरन से जिंक तक बढ़ेगा। तो मतलब बीच में घटता है, फिर बीच से जाके बढ़ता है, समझे? तो यही बात यहाँ लिखा है कि नाभिक से लेकर के परमाणु के बाह्यतम कक्षा तक के दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। जहाँ से कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था वो बाह्यतम कक्षा था, और जहाँ पर केंद्र में नाभिक था, जहाँ पर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन था। ठीक, किसी परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्र में अंतिम केंद्र से लेकर के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसमें कोई कौन सी दिक्कत? 3D श्रेणी का जो भी तत्व है उसमें क्या आता है? स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दोनों आता है। उसके तत्व के पहले घटती है त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु का त्रिज्या पहले घटता है फिर पुनः बढ़ता है, समझा? पहले त्रिज्या घटा, कहाँ तक घटा? आयरन तक घटा, फिर उसके बाद बढ़ा, जिंक तक बढ़ा, जिंक तक ही है तो बढ़ेगा जिंक तक। अब आते हैं आयनन ऊर्जा पे, अगला टॉपिक। अभी तक जो भी पढ़ाए हैं समझ में आया होगा? ठीक, अगला टॉपिक है आयनन ऊर्जा। बहुत थोड़ा ये बात विद्यार्थी को जल्दी समझ में नहीं आता है, ध्यान से समझना इस बात। आयनन ऊर्जा कहता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक या एक से अधिक। अच्छा ये छोड़ो, पहले हम समझाते हैं तुमको विलगित निकाय का क्या मतलब होता है। सॉरी, हम विलगित निकाय को या विलगित किसी गैसीय परमाणु को, विलगित का मतलब क्या होता है? कोई एक अलग परमाणु जिसको कि वातावरण से हम अलग करके कोई चीज़ माध्यम में रखे हैं, उसको विलगित बोल रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस में हम लोग को विलगित कर देते थे। अरे साला कोरोना एक हटा गाँव से बाहर निकाल देते थे, कहीं एगो अलग सेफ जगह में रख देते थे, तो विलगित करना हुआ इसको। विलगित, अब समझा? कहीं पे अगर विलगित शब्द आए तो समझ जाना है कि उसको सामान्य जनरल चीज़ में नहीं रखेंगे, उसको एक अलग चीज़ में, अलग जगह, अलग तापमान, अलग चीज़ में, अलग टेम्परेचर में रखा जाएगा, समझा? ठीक, तो किसी गैसीय, जब कोई गैसीय परमाणु रहेगा उसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा कह रहे हैं मतलब कि बाहरी कक्षा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा लगेगा उसको आयनन ऊर्जा कहेंगे। अब यहाँ पे समझ, हाँ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इसका बाहरी कक्षा है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सॉरी कोई परमाणु है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब उसके बाहरी कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो उसके तत्व पे निर्भर करेगा। यहाँ की पर तो कौन सी है? डी ब्लॉक का तत्व है कुछ है, तो इसके बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा
5, 10 कुछ भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम बोल रहे हैं कि इसके बाहरी कक्षा से एगो इलेक्ट्रॉन निकालना, अरे निकालते हैं ना, ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 +4 कैसे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब ना। तो एगो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा तो लगेगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जितना ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा। कॉन्सेप्ट समझ देना रहा। कोई भी तत्व का गैसीय अवस्था में होना चाहिए, अगर वो गैसीय अवस्था में है उसको विलगित गैस, अच्छा कॉन्सेप्ट पूरा अगर समझे तो किसी विलगित गैसीय परमाणु का बाह्यतम कक्षा से एक या एक से अधिक, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक से अधिक 2 4 5 6 7 जितना भी निकालना है उसके बाह्यतम कक्षा से ही लेकिन निकालना है, तब जाके जितना ऊर्जा हमको उसमें देना पड़ेगा वो निकालने के लिए, उसका नाम है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सिंपल बात है कि जो बाह्यतम कक्षा है उससे अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले तो वो विलगित अवस्था में होना चाहिए, उसके बाद उससे एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, जितना ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा। ठीक, अब यही बात परिभाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे समझते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक मतलब जो जरूरी ऊर्जा लगता है, फालतू का ना, जो जरूरी ऊर्जा लगा उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब एक और बात आता है कि जो डी ब्लॉक का तत्व है आयनन ऊर्जा परमाणु त्रिज्या के साथ अनियमित रूप से परिवर्तित होता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है परिवर्तित होते रहता है, कभी कुछ निकालता है, कभी कुछ निकालता है, कभी 2 गो निकालता है, कभी 4 गो निकालता है, तो इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, वो अनियमित हो जाएगा, नियमित नहीं रहेगा ना। अच्छा, वो अनियमित और नियमित पहले समझ जाओ। नियमित मतलब कि फिक्स है इतना, क्या फिक्स रहता है, डी ब्लॉक का सब तो बेहाया है साला, उसका कभी 2 रहता है, कभी 4 रहता है, कभी तो उसका परमाणु त्रिज्या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो वो कभी भी निश्चित नहीं रहता, वो हमेशा परिवर्तित रहता है। परिवर्तित मतलब परिवर्तन होते रहता है उसका। ये लाइन समझ में आया? ठीक, क्योंकि D0 D5 D10 अस्थाई विन्यास होता है। अभी पिछले क्लास में हम लोग जाने थे, इस पर कई सारा क्वेश्चन भी किए थे कि ये अस्थाई, कोई तत्व अस्थाई कब कहलाएगा, जब इसके डी तत्व में या तो 0 रहेगा इलेक्ट्रॉन, या तो 5 रहेगा, या तो 10 रहेगा, तब अस्थाई विन्यास उसको कहेंगे, जिसके कारण इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होता है। इसका आयनन ऊर्जा अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके डी ब्लॉक में 0 5 और 10 अस्थाई विन्यास होता है। समझ में आया? अब डी ब्लॉक, अब यहाँ तक हम लोग का गुणधर्म खत्म होता है। अब अगला टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व के महत्वपूर्ण यौगिक। अच्छा, जब डी ब्लॉक का तत्व होता है ना, वो एक दूसरे से तत्व जब जुड़ेगा तो कौन सी बनेगा, जब 2 तत्व आपस में जुड़ता है तो कौन सी बनता है, डी ब्लॉक का छोड़ो, कोनो दुनिया का तत्व 2 जुड़ता है तो कौन सी बनता है, यौगिक बनता है ना। तो जब यौगिक बनता है तो ढेर यौगिक बनेगा, अनेर के कोई केकरो साथ जुड़ जाएगा कोनो यौगिक बन जाएगा, कोई केकरो साथ जुड़ जाएगा कोनो यौगिक बन जाएगा, आयरन जिंक के साथ जुड़ जाएगा यौगिक बन जाएगा, आयरन कॉपर के साथ जुड़ जाएगा यौगिक बन जाएगा। तो डी ब्लॉक का जितना तत्व रहेगा यौगिक बनाएगा आपस में जुड़ करके। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, जरूरी यौगिक जो तुम्हारे सिलेबस में है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। KMnO4, K2C2 Cr2O7, ये दोनों यौगिक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम है, कैसे बनने की विधि पे चर्चा करेंगे, संरचना पे चर्चा करेंगे, भौतिक गुणधर्म पे चर्चा करेंगे, रासायनिक गुणधर्म पे चर्चा करेंगे, उपयोग से क्वेश्चन आता है, संरचना से आता है, भौतिक गुणधर्म से बहुत कम क्वेश्चन आता है, रासायनिक गुणधर्म से भी आता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगले क्लास में समझेंगे डी ब्लॉक के तत्व जो भी है उसका जो महत्वपूर्ण यौगिक है। क्या महत्वपूर्ण यौगिक है, KMnO4 और K2Cr2 और O7, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि कैसे बनता है, इसका संरचना कैसा होता है। हालांकि संरचना तो अभी समझेगा नहीं, तो ये हम बता देंगे। भौतिक गुणधर्म इसका क्या है, रासायनिक गुण क्या है इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है। सबसे जरूरी बात तो उपयोग ही है। हम लोग मानव हैं, हम लोग हर चीज़ में सोचते हैं कि मेरा कहाँ फायदा होगा, तो उपयोग को भी जानेंगे।